मुसाफिर किस्त नंबर 32। मुसाफिर किस्त नंबर 32। इसने कंट्रोल पैनल पर एक के बाद दीगरे 3 बटन पुश किए। पूरे का पूरा पैनल किसी दरवाजे की तरह खुला और 4 ज़रब 2.5 फीट का खला नमूदार हो गया। पैनल के अकबी हिस्से में स्याह और सूख तारों का जाल सा तना हुआ था। कई तारें लटक रही थी। मैडम शकीला उन तारों से बचकर खला से गुजरी और मेरी नजरों से ओझल हो गई। चंद लम्हों बाद पैनल खुदकार अंदाज में बंद हो गया, जबकि मैं फटी फटी नजरों से घूरता रह गया। इस इमारतनुमा अजायब कदे को किसी बहुत ज़हीन और माहिर इंजीनियर ने अपने तमाम तर हुनर को बुरुए कार लाते हुए तख्लीक किया था। मैंने तो आज तक दरवाज़ों को आपो आप खुलते नहीं देखा था, या तो दीवारें भी एक बटन दबाने पर खुल जाती थी। मैडम शकीला को सीटों में तहफ़्फ़ुज़ का यकीन था तो बेजा नहीं था। यहाँ कदम कदम पर गैर मुतवक्किल सूरत हाल और ना समझ में आने वाले मैकेनिज्म मौजूद थे, जो किसी भी शख्स को आने वाहिद में वरता हैरत में मुब्तला करके मफलूज कर सकते थे। मैंने सोचा, हो सकता है कि इस दुनिया में ये मामूल की बातें हों जो मुझ जैसे देहाती को बहुत बड़ी और गैर यकीनी लग रही हैं। कुछ देर बाद सोनिया गत्ते का एक सुर्ख डिब्बा थामे रिटेयरिंग रूम में दाखिल हुई। मखसूस साइज का डिब्बा बेड पर रखकर बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर रब्ता कर लेना। मैडम का हुक्म है कि 2-4 घंटों की नींद ले लो, फिर न जाने कैसे हालात से वास्ता पड़ जाए। मैंने कहा, खतरा है? वो बोली, है तो नहीं, मगर क्या होने वाला है ये इल्म भी नहीं। वो गुड बाय कहकर रुखसत हो गई। मैंने बेड पर बैठकर डिब्बा अपनी जानिब खींच लिया, जिस पर शहर के एक बड़े होटल का मोनोग्राम और नाम छपा हुआ था। इसमें ब्रेड के 4 कुतरे, चिकन लेग पीस और कोल्ड ड्रिंक समेत कई लवाजमात तरतीब के साथ रखे हुए थे। अरसा पहले जब मैं इरफान मिर्ज़ा के साथ तंजीमी कामों में मुतहर्रिक रहा करता था, ऐसे ही लंच बॉक्स मिलते रहते थे। मैंने सैर होकर खाना खाया और बेड पर दराज हो गया। खाला किस तरह मैडम की कोठी तक पहुंचा था, वो मूवी को कत्ल करके भागने के बाद किन हालात से गुजरा था, आगे क्या होगा, इन्हीं सोचों की गुंजलक उधेड़बुन में लैलो नहार के गिरदाब में मेरा जहन थक गया, चकरा गया। तभी आराम चाहता था। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और मैं दुनिया माफिया से गाफिल हो गया। न जाने किस वक्त मेरी आंख खुली। मेरी बेदारी का सबब कोई खटका नहीं था, बल्कि नींद पूरी हो जाने पर आपवा बेदार हुआ था। मैंने फिलफोर बेड छोड़ दिया, भरपूर इंगड़ाई ली, रिटायरिंग रूम का दायराना जायजा लिया। अपने सिवा कोई दिखाई नहीं दिया तो वॉल क्लॉक तलाश करने की नजरें दौड़ाई। कमरे में क्लॉक नहीं था। अगर क्लॉक नस्ब होता भी तो मैं ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि मैं कितनी देर सोया रहा था, क्योंकि मैंने सोने से बेशतर वक्त नहीं देखा था। ज़ेरे ज़मीन होने की बिना पर सीटों में शब रोज़ का फ़र्क मालूम नहीं होता था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बड़े कमरे में झांका, वो भी खाली था। मेरे पास सिवाय बास लेने की कोई मुसीबत नहीं थी। ताज़ा दम होकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। इल्म नहीं था कि कौन सा बटन पुश करना है। अंदाजे से एक बटन दबाया। थोड़ी देर बाद सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है? मैंने पूछा, मैडम कहाँ है? वो बोली, मैडम तो चली गई। कहाँ? मैंने मुतअज्जिब होकर इस्तफसार किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो सीटू से चली गई। कहाँ? ये उन्होंने नहीं बताया। मैंने पूछा, नहीं कि तुमने बात ले लिया? हाँ, अब मुझे भूख महसूस हो रही है। ठीक है, इंतज़ार करो, वो बोली, मैं खाना भिजवाती हूँ। मैंने जल्दी से पूछा, क्या वक्त हुआ है? वो बोली, 11 बजे हैं। तुम 8 घंटे सोए रहे हो। 11 दिन के या रात के? वो बोली, रात गुजर चुकी है। मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, अस्मा और खालिद मौजूद है? हाँ। वो बोली, मगर तुम्हें इनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, मैडम ने कहा है। हाँ, तुम्हारे लिए मैडम का हुक्म है कि तुम रिटायरिंग रूम तक महदूद रहोगे। वो हंसी, एक कैदी की तरह। अच्छा, तो फिर एक कर्म करो, आकर पैनल को ऑपरेट करना सिखा दो, और नहीं तो मैं वक्त गुजारी के लिए इन दोनों को देखता रहूंगा। मेरा इशारा अस्मा और खाले की तरफ था। सॉरी, इसने कहा, इजाज़त नहीं है। मैंने मुंह बनाकर रिसीवर रख दिया। चूँकि मैं मैडम के एतमाद को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए सिवाय हाथ पर हाथ धरकर बैठने के कुछ नहीं कर सकता था। दिल को यह तक़वियत भी मुयस्सर आई कि वो सीटों से निकलकर मेरी बहन की बाजियाबी के सिलसिले में मसरूफ़ होगी। सोनिया आई और खाना मेरे सामने बेड पर रखकर चली गई। कमोबेश पहले सा ही लंच बॉक्स था। मैंने शिकम सैर किया। चाय की शदीद तलब महसूस हुई। इंटरकॉम पर सोने से चाय का मुतालबा किया। वो 10 मिनट बाद चाय समेत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैंने चाहा कि कुछ देर मेरे पास बैठे हम बातें करें, मगर इससे मुअज़्ज़ज़ ख़ाना लहजे में कहा, नहीं शहरयार, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी सही। मैंने इसरार नहीं किया और चाय की लुत्फ़ कशीदगी में महव हो गया। काफ़ी देर मेरे अंदाजे के मुताबिक 4-4.5 घंटे गुजर गए, मगर कोई तग़य्युर वाक़ई न हुआ। मैं रिटायरिंग रूम में लेटा रहा। नहायत महदूद जगह पर चहलकदमी की। कंट्रोल पैनल पर मौजूद तमाम बटन देखकर उन पर लिखे हुए हर लफ्ज़ को कई बार पढ़ा, मगर बोरियत का एहसास फजूतर हो गया। सोनिया ने मेरी फरमाइश पर 2-3 मरतबा चाय पिलाई। जब मैंने इंटरकॉम पर इससे वक्त के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा, 5 बजने को हैं, खैरियत? मैंने ज़िच होकर कहा, अब तो मुझे रिटायरिंग रूम में बैठना ही नहीं जा रहा। बैठा नहीं जाता तो लेट जाओ, लेटा नहीं जाता तो नहाने लग जाओ।
اس نے ہنستے ہنستے رابطہ منقطع کر دیا۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد اس کی شکل دکھائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا سیاہ رنگ کا شاپنگ بیگ دکھائی دیا، جسے کرسی پر رکھتے ہوئے بولی، شہریار تمہاری قید ختم ہو گئی ہے، اس بیگ سے سوٹ نکالو، چینج لو اور پوری طرح تیار ہو کر ریٹائرنگ روم سے باہر آ جاؤ۔ ایک دھیان رکھنا، اس لباس کے اوپر اپنا یہی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لینا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، جو حکم ملا تھا تم تک پہنچا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ سوٹ کے نام پر برآمد ہونے والے سامان کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس میں ڈارک گرے کلر کا باڈی نائٹ سوٹ، سیاہ شیشوں والی عجیب ساختہ گاگلز، لیزر سرچ لائٹ، جرمن ساختہ ریوالور اور بازو پر باندھنے والا بولٹ پیلٹ، ایسی ہی کچھ اور چیزیں بھی بیڈ میٹرس پر پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں تعامل نہیں ہوا کہ مجھے کسی خاص موقع کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ مجھے جلد تیار ہونے کا حکم صادر ہوا تھا، اس لیے میں نے 5-7 منٹ میں پوری تیار ہو گیا۔ تسلی کی خاطر میں نے باتھ روم میں قد آدم نصب شدہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ لیدر کی چست پینٹ شرٹ، بڑے بڑے گوگلز اور ایک بازو پر باندھنے والی چرمی بولٹ بیلٹ سے جھانکتی ہوئی کوئی درجن بھر گولیاں، پینٹ کی بیلٹ میں اٹسا ہوا سامان، سیاہ جوتے نئے اور سائز میں کچھ چھوٹے تھے جس کی وجہ سے پاؤں پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ مجھے اپنی کمانڈو جیسی نئی وضاقت عجیب لگی۔ ہم دیہاتیوں میں پینٹ شرٹ پہننا بھی معیوب خیال کیا جاتا ہے اور بے نام سی جھجک آڑے آتی ہے، مگر چونکہ میں نے کالج کے زمانے میں پینٹ شرٹ پر مشتمل یونیفارم پہن رکھی تھی، اس لیے مجھے یہ لباس پہننا عجیب نہیں لگا تھا۔ میں نے بخوبی جائزہ لیا، مبادہ کوئی سامان جسم سے چپکانا بھول گیا ہوں، پھر اپنی اتاری ہوئی شلوار قمیص پہن لی۔ صبح گوگلز اور جوتوں کے سب کچھ میرے ڈھیلے ڈالے لباس کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے نوٹوں کی تقریباً آدھی گڈی جیب میں درپیش آنے والے ناگفتہ بے حالات کے پیش نظر رکھ چھوڑی تھی۔ تھوڑی سی رقم کرائے کی مد میں خرچ ہوئی تھی، باقی محفوظ رہی تھی اور ابھی میری جیب میں ہی تھی۔ ریٹائرنگ روم سے نکلا تو بڑے کمرے میں سونیا کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بولی، بہت دیر لگا دی تم نے، میڈم 2 مرتبہ پوچھ چکی ہیں۔ میں کوئی جواب دے بغیر اس کے پیچھے چلتا ہوا لاؤنج نما گیلری میں آیا۔ جس کمرے میں خالصما کو رکھا گیا تھا وہ بند تھا۔ مجھے گیلری کے آخری سرے پر ایک مخصوص جگہ ٹھہرا کر پلٹی بولی، میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں تاکہ تمہیں سیٹوں سے باہر نکالنے کے راستے کھولوں۔ تم یہیں کھڑے رہو، جو ہی راستہ کھلے ناک کی سیدھ میں چلے جانا۔ میڈم کے ساتھ یہاں تک آتے ہوئے تم نے یہ راستہ دیکھ لیا تھا، اوکے؟ میں نے اس بات میں سری لایا اور وہ مجھ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئی۔ 1 آدھ منٹ بعد میرے سامنے والی دیوار نہایت بے آواز طریقے سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ جو ہی خلا بڑا ہوا، میں دروازے میں نمودار ہونے والی گیلری میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی کم روشنی والی گیلری تھی جس سے گزر کر میڈم شکیلہ کی میت میں C2 پہنچا تھا۔ 5-7 منٹ کے بعد میں میڈم کی کوٹھی کے گیسٹ روم میں تھا۔ میری توقع کے خلاف میروشا کی شکل دکھائی دی۔ کمرے میں اس کے علاوہ خالہ اور 2 توانا، جسیم اور کثرتی جسموں والے افراد موجود تھے۔ میروشا نے بڑے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مڑے گنچے، زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جاوت ہے، اب تم اپنی جان تلی پر رکھے اور نظر اپنے شکار پر۔ شکار؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے مستفسرانہ انداز سے دیکھا۔ وہ بولا، شکار وہی سالہ حیدر خان۔ ماڑی میڈم بولے کہ شاہیار کے جسم میں آگ ہوئے آگ، ریچھ کی طاقت و بجلی کی پھرتی ہوئے تیرے پٹھوں میں، وہ بے غیرت کا بچہ، وہ حیدر خان تمہاری بہنوں کو دینے سے انکاری ہوئے گنچے، سمجھ میں آوے؟ ہاں، اس مردود کے اڈے پر آج کی رات حملہ کر کے اور سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے ہوئے ہم تم لونڈے تیرے ساتھ جاوے ہیں، کیا سمجھے ہے؟ میں نے چونک کر پہلے میروشا کو پھر خالے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے سپاٹ تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ امتحان کی گھڑی سوال نشان بن کر سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مختلف سوالوں کے جواب میں میروشا نے بتایا کہ سردار حیدر شاہ نے اسما کے بدلے پروین کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پروین کی اپنے ہاں موجودگی کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا اور بہت خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھی۔ میروشا نے اپنے طور پر یہ کھوج لگایا تھا کہ اپنے شکار کو دریا سندھ کے کناروں پر واقع بیلے والی حویلی میں رکھتا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ پروین کو بھی وہاں رکھا گیا تھا۔ چونکہ میڈم زیادہ دیر تک اسما کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے میری خوابیدگی کے دورانیے میں خالے اور میروشا سے مشاورت کے بعد ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میڈم نے خالے سے کیا باتیں کی تھی، خالہ کیوں کر میرے ساتھ جانے پر تیار ہوا تھا، ان باتوں کا سرے دست کوئی علم نہیں تھا۔ میروشا نے ایک بڑا سا ایوری کارڈ پھیلا دیا جس پر مارکر سے ایک نقشہ بنایا گیا تھا۔ ہم چاروں بیڈ کے پائنتی والے تختے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نقشے کی مدد سے ٹارگٹ تک پہنچنے کی ہدایات دینے لگا۔ اس دوران ظاہر خان چائے، غیر ملکی شراب کی سربا مور بوتل اور نقلی گلاس ٹرے میں رکھے گیسٹ روم میں داخل ہوا۔ جسے جو درکار تھا اسے سرو کرنے کے بعد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ خالہ پی رہا تھا، زندگی بھر کپی پر عیاشی کرتا آیا تھا۔ ولایتی دے کر اوقات سے نکلنے لگا تو میروشا نے ہاتھ تھام لیا، بولا، ابے ندیدے، یہ سمے ہوش میں رہنے کا ہے،
लहरा कर फोकट में जिंदगी हराम करने का नहीं होवत है। बस कर, जीत कर आवे तो ड्रमों पर बिठा दे भी लाडले को। खाला खिसका गया। मीरू शाह ने अजहर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए चारों में से एक आदमी को गैंग लीडर नामजद किया। वो कसरती बदन वाला लहीम इंसान था, चेहरे मोरे से पढ़ा लिखा और मासूम फितरत दिखाई देता था, मगर मैं इसके अंदर छुपी सरबरियत और खून रेज फितरत को बआसानी महसूस कर सकता था। मीरू शाह ने इसे पिया कहकर मुखातिब किया था। असल नाम न जाने क्या था। मीरू शाह इसे ऑपरेशन के बारे में सुनहरी हदायत से सरफराज करने के बाद हम सबसे मुखातिब होकर बोला, ये दोनों जाना था कि माड़ी मैडम को क्या चीज़ होवे है। तुम दोनों गुंचे नहीं जानत हो। जान लेवे कि मैडम हार कर आने वाले गुंचों को अपने हाथों तोड़ फेंके है, न देखे कि कौन कितना घबरू होवे है। जीत कर आवे तो रास्ते खुले हुए, हार कर आवे तो सिर्फ मौत का रूट सवारी मांगे है। समझ गए ना गुंचे? मीरू शाह की सर्द आवाज़ सुनकर मेरी गर्दन पर चूंटियाँ सी रेंगने लगी। यही हाल कमोबेश खाले का था। क्या इन दोनों को असला चलाना आता है? पिया ने इस्तफसार किया। मीरू शाह ने जवाब देने के बजाय मुझे और खाले को बारी बारी देखा पूछा, हाँ भाई गुंचे, हल्के फुल्के हथियारों से शनासाई के हद तक ताल्लुक रहा है? क्या न जाने किस किस्म का असला ज़ेरे इस्तेमाल था, इल्म नहीं था। फिर मेरी दरख्वास्त में मीरू शाह और पिया दोनों कमरे से बाहर आए। वापस आए तो इनके हाथों में एक एक गन दबी हुई थी। पिया ने मशाकाना अंदाज में इन गनों से रोशनास कराया। कलीदी हदायत देने और हमारी तरफ से ओके रिमोट मिलने के बाद वकील के हाथ गन्ने बाहर गाड़ी में रखवा दी गई। मीरू शाह पिया से मुखातिब होकर बोला, बड़े पिया जी, ये गुंचे हुए हैं, अभी गुलाब ना बनत हैं, पर तुम बना दे हुए है, इनाम पाले हुए। गाड़ी और मूरख पिस्तौल बाहर हुए है। तुम सब बारूद उठा के जावे और पीछे मुड़कर मत देखे है। गाड़ी चोरी की हुए है, जहाँ मुसीबत बनत वहीं फेंक दे हुए है। ओके। इसने नक्शा उठाकर पिया के हवाले कर दे और खड़ा हो गया, यूँ जैसे इससे महफिल बर्खास्त होने का ऐलान किया हो। अचानक थमकर मुझे मुखातिब करते बोला, अरे लाडले, गाड़ी में मरहम पट्टी वाला डिब्बा रखे हुआ थे, कोई गोली शोली लग जावे, कोई जख्म हो जावे तो डॉक्टरी करे। मैडम बोलत कि तुमने डॉक्टरी सीख रखी हुआ थे। मैंने हामी भरी। फिर हम चारों को बारी बारी घूरता हुआ कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद पिया ने कहा, शहरिया, मेरा नाम सिराजुद्दीन है, या मुझे सभी पिया कहते हैं। ये अकील है। कुदरत ने पैदा करते ही इसकी ज़ुबान पर कुफर लगा दिया। जवान हुआ तो इसने अपने हाथों को बोलना सिखाया। और अकील, ये खालिद उर्फ खाला है, ज़बरदस्त ड्राइवर है, ये शहरियार है। इन दोनों के बाजू में कितना दम है नहीं मालूम, मगर आज मालूम हो जाएगा। क्या हम चले? मैंने इस बात में सर हिलाया और हम आगे पीछे चलते हुए रेस्ट हाउस से बाहर आए। इस वक्त शाम गहरी हो रही थी। लंबे दौरानी के बाद खुले में आना अजीब लगा। ज़ाहिर शाह ने गेट पर खड़े खड़े हाथ के इशारे से गाड़ी की निशानदेही की। कोठी की अहाती दीवार के साथ सरू के पौधों के करीब ग्रे कलर का चौड़े टायर वाला डबल कैबिन डाला खड़ा नजर आया। साइड पर बड़ा सा स्टिकर चस्पा था, अंग्रेजी रूप में लिखा हुआ था, सर्फ। दूर से पढ़ा जाता था। पिया खुश होकर बोला, मैडम जिंदाबाद, आज मज़ा आएगा। पिया ड्राइविंग सीट पर बैठा और इसने मुझे अगली नशीस पर बैठने का इशारा किया। जब हम सब बैठ गए तो पिया ने मुझे मुखातिब किया, शहरियार, गॉगल्स उतार कर जेब में रख लो, और हाँ, तुमने नक्शे पर टारगेट लोकेशन अच्छी तरह समझ ली है ना? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। खाले ने झट से कहा, मैंने सरदार खान की वो हवेली देख रखी है जिस पर हमने हमला करना है। वेरी गुड। हम कितनी देर में वहाँ पहुँच सकते हैं? पिया ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में। अभी तो वो मुश्किल 8 बजे हैं, 2 घंटों बाद 10 बजेंगे। नहीं, हमें 1 और 2 बजे के दरमियान वहाँ पहुँचना है। क्यों अकील? इसने बैक मिरर में झांका। अकील का सर इस बात में हिला। पिया ने कहा, हम 2-3 घंटे मुजफ्फरगढ़ के होटल में गुजारेंगे। खाले ने तायीद की। पिया ने सीटी बजाते हुए डाले को रिवर्स किया, टर्न लिया और गेट अबूर कर लिया। डाला बिल्कुल नया और पिया को ड्राइविंग पर गैर मामूली महारत हासिल थी। मुल्तान की रश वाली सड़कों पर जहाँ खौवे से खौवा छिलता था, डाला मछली की तरह सड़क पर फिसलता जा रहा था। दरिया चनाब के पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर पिया बोला, उफ़ो, फिर वही मुसीबत, पुल ब्लॉक है, न जाने किस वक्त खुलता है। इसने ट्रक और बसों की तवील कतार में जगह बनाई और डाले को ब्रेक लगा दिए। इसकी देखा देखी मैं भी डाले से उतरकर सड़क पर खड़ा हो गया। रोशनियों की तवील कतार, कोई 1.5 मील लंबी लाइन। पिया लंबी सांसें फेफड़ों में उतार कर बोला, घंटा या इससे भी ज़्यादा वक्त यहाँ ज़ाया होगा। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो डाले का घूम फिर कर जायज़ा देने लगा, जबकि मैं खुली हवा में ठंडी नम और शोक हवा को सीने में उतारने लगा। खाला भी उतर कर मेरे करीब आन खड़ा हुआ, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, शहर खान, ऐसा ठीक करेंगे पे? हाँ। मैं चूका खाले का चेहरा समलाई हुई फजा का हिस्सा मालूम हुआ। मैंने कहा, खुदा जाने। वो बोला, हम जिस रास्ते पर चल निकले हैं इसमें वापसी नहीं होती। मैंने इस बात में सर हिलाया। एक कदम आगे बढ़कर सड़क के ढलवानी किनारे पर रुक गया। बोला, खाले, तुम कहाँ रहे इतने दिन? तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं किस हाल में हूँ। तो बोला, नहीं शहरे, मैं एक रात चोरों की तरह नूरपुर गया था और तुम्हें बाखैरियत देख कर लौट आया।
मोबी कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत बड़े गैंग का लीडर था। मुझे इल्म होता तो मैं इससे पंगा न लेता। जब पता चला तब मेरे पास सिवाय मोबी से बड़े गैंग लीडर की छतरी तले जाने के कोई चारा नहीं था। मेरे पीछे पुलिस और मोबी के कुत्ते लगे हुए थे। उस्ताद बबलू ने मुझे इनसे बचा लिया, वरना वो मेरी तिक्का बोती कर डालते। जिंदगी मिलती भी तो सलाखों के पीछे गुजर जाती। मैं चौंका। उस्ताद बबलू ने। वो बोला, हाँ यार, वो तुम्हारी मैडम से भी बड़ा खबीस है। मैंने जल्दी से कहा, मगर मेरी मैडम खबीस नहीं है। तुम कहते तो मान लेता हूँ, वगरना दुनिया से बहुत शातिर और जालिम औरत करार देती है। इसने कहा, इस मिशन से फारिग हो जाओ, फिर तुम्हें तफसील बताऊंगा। मैंने बहुत थोड़े अरसे में बहुत कुछ देख लिया है। तुम वो सब कुछ शायद तमाम उम्र भी न देख सको। पिया की आमद पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रुक गया। 1.5 घंटे बाद कहीं जाकर रास्ता खुला और रंग बिरंग रोशनियां चुनटी किसी चाल से पुल के ऊपर रेंगने लगी। ये पुल अपनी नोयत का मुनफरिद पुल था। 1.5 किलोमीटर लंबाई वाला ये पुल दोहरा था। नीचे वाले पुल पर रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था। इसके ऊपर हवा में मुअल्लिक दोरवा सड़क थी, जिस पर छोटी बड़ी ट्रैफिक का गैर मामूली रश हर वक्त दिखाई देता था। शायद अपनी मियाद पूरी कर चुका था, तभी लरजता रहता था। डरावे देखकर समझाता था कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर नया पुल तामीर करना जरूरी है। पिया ने हमें आवाज देकर गाड़ी में बिठाया और सुस्त रवि से 2 ट्रकों के बीच सिरकने का अमल शुरू हो गया। दिलेरी मोड़ पर पहुंचकर पिया ने डाले को अलीपुर बाईपास वाली सड़क पर डाल दिया। शायद वो शहर में दाखिल होने वाली सड़क पर बेरे लगाए खड़े पुलिस के सुस्तुल वजूद एहलकारों का सामना नहीं करना चाहता था, या इसने वक्त गुजारी को मद्देनजर रखा था। पुल पर हमारा काफी वक्त जाया हुआ था। 1 घंटा हमने मुजफ्फरगढ़ के एक मेयारी होटल में चाय और सैंडविच हलक से उतारने में सर्व किया। खुशगपियाँ लगाई। पिया बहुत जिंदा दिल और मज़ाहिया तबीयत का मालिक शख्स था। होटल के रोशन माहौल में मुझे एहसास हुआ कि सभी मेरी तरह दोहरे लिबास में थे और किसी भी नाकानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे। खाला और पिया बहुत जल्द एक दूसरे से फ्री हो गए। खाले ने कदरे नीचे आवाज में कहा, मेरा ख्याल है कि नक्शे में बताए हुए रास्ते के बजाय हमें गाजी घाट वाला रास्ता अपनाना चाहिए। वो कुछ तवील तो है मगर बिल्कुल महफूज है। दरियाई इलाका रात को सुनसान हो जाता है। हम किसी की नज़र में आए बगैर खान की हवेली तक पहुंच सकते हैं। पिया ने पूछा, क्या तुमने वो रास्ता देखा हुआ है? नूरपुर से दरिया के पतन तक सारा इलाका खाले का देखा भाला था। इसने फखरी अंदाज में छाती पर हाथ रखकर कहा, मुझसे क्या छुपा इस इलाके का, चपा चपा छाना हुआ है मैंने। हम खाले की ईमा पर 11:15 बजे होटल से उठे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। जो कुरैशी से 8-10 किलोमीटर आगे जाकर उसने दाएं हाथ मुड़ने वाली एक नापुख्ता सड़क पर मुड़ने का इशारा किया। पिया ने फौरन डाला कच्चे रास्ते पर डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर रुक गया। मुझे पीछे जानो खाले को फ्रंट सीट पर बैठने का इशारा करते बोला, टारगेट से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हम गाड़ी छोड़ देंगे। अब तुम लोग अपनी गॉगल्स लगा लो। हमने नशिस्तों का तबादला किया। मैंने जो ही गॉगल्स आंखों पर लगाए, मनाजिर की दीदगी वाज़ेह तग़य्युर पैदा हो गया। पहले अंधेरे में सिर्फ वही कुछ दिखाई देता था जो डाले की ताकतवर हेडलाइट्स की जद में आता था। अब अतराफ की झाड़ झंकार और फसलों का सिलसिला भी दिखाई देने लगा था। ये इसी मखसूस साख्ता गॉगल्स के शीशों का कमाल था। झड़कों की ताल पर सफ़र का आगाज हो गया था। 1 फरलांग तक रास्ता कदरे हमवार था, जबकि आगे ऊंचा नीचा और तंग था। फसलों के बीच मोड़ पर मोड़ काटते हुए हम बुलंद कामत कविंदर और जंगली घास फूस में आधे छुपे आधे अयार रास्ते पर आन पहुंचे। ये इलाका चिकनी मिट्टी का था। जहाँ भी जमीन नम होती थी वहीं चिपक जाने वाला कीचड़ बन जाता था। अगर डाला 4 व्हील न होता तो शायद इस रास्ते पर हमारा सफ़र जारी न रह पाता। ये दरिया सिंध के बेले का सुनसान और वीरान इलाका था, जहाँ दिन को भी खौफ महसूस होता था। दरिया के इस किनारे पर कविंदर और जंगली घास के वसी इलाके में जंगली जानवरों की बहुत उनके खौफ से लोग कम ही इधर निकलते थे। 3-4 मील के बाद रास्ता मजीद दुश्वार हो गया। आखिर एक ढलानी जगह पर डाला फिसलकर घास में फंस गया। हम तीनों को उतरकर धक्का लगाना पड़ा। बदिक्कत तमाम डाला अपने ट्रैक पर चढ़ा और हमारा सफ़र शुरू हुआ। खुदा करके खाले ने रुकने का इशारा किया। बोला, खान की हवेली दाई तरफ कुछ फासले पर वाक़ है, ये रास्ता में छोड़ना होगा। खाले की मुझसे पिया ने रास्ता छोड़ दिया। निस्बतन ज़्यादा गुंजान घास की तरफ गाड़ी बढ़ाई। मशाकाना अंदाज से टर्न लिया और डाले को वापसी के सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार हालत में खड़ा करके हेडलाइट्स बुझा दी। अंदर वाली बत्ती रोशन रहने दी। हमने अपने ढीलेदार लिबास उतार कर गाड़ी में रख दी। मुसद्दी से नीचे उतर आए। पिया ने डाले की अकबी नशीस उठाई। 3 तर्ज की एक 10-22 की रगर गन और इजाफी मैगजीन निकालकर मुझे थमाई। मुझे गेस्ट रूम में इस गन को चलाने की सरसरी ट्रेनिंग दी गई थी। इसका वजूद मुख्तसर मगर वजन काफ़ी था। खाले को क्रंको मिनी असाल्ट राइफल दी, जबकि इसने अपने और अकील के रूसी साख्ता कलाशनकोफ गनें निकाली। गाड़ी की अंदर वाली बत्ती गुल की और हमें धीमी आवाज़ में समझाया, हमारी गन और पिस्टल गोलियां उगलने के लिए बिल्कुल तैयार होने चाहिए। कोई गोली इंतहाई नागुज़िर हालत में चलाई जाएगी। इसने चंद और मुफीद हदायत दी। फिर खाले की सरबराही में हम चारों पर मुश्तमिल काफिला घनी घास के बीच नाहमवार और कीचड़ आलू ज़मीन पर चल पड़ा। रात के दबीज़ अंधेरे में घनी घास के अंदर
समत का अंदाज़ा नहीं होता था, मगर गॉगल्स और नन्ही नन्ही सर्च लाइट्स की मदद से हम बआसानी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हम दरिया के किनारे से खान की हवेली की तरफ यानी मशरिक की जानिब सफ़र कर रहे थे। रविंदर और जंगली झाड़ियों की सरसराहट, कई जानवरों के उठ भागने से पैदा होने वाली आवाज़ें दिल की धड़कनों को लम्हा बलम्हा तेज़ के दे रही थी। हम एक कतार में चल रहे थे। अचानक झाड़ियों के बीच एक बड़ी कामत वाला कुत्ता उल्टे कदमों जोर लगाकर कुछ खाते हुआ दिखाई दिया। खाला रुक गया। इसने कुत्ते पर लाइट डाली, फिर सरगोशी की, पिया जी ये कुत्ता नहीं, भेड़िया है। बघियाड़ी नस्ल का कुत्ता इस इलाके में पाया जाने वाला भेड़िया एक जैसी कामत और शक्ल सूरत के मालिक होते हैं। आम नज़र में भेड़िया बघियाड़ी कुत्ता ही दिखाई देता है। कुत्ते की दुम छोटी जबकि भेड़िए की खासी मोटी और लंबी होती है। आवाज़ों की नोक से भी दोनों में तमीज़ की जाती है। वो भेड़िया ही था जो किसी चीज़ को खींचकर झाड़ू से बाहर लाने में मसरूफ़ था। हमारी मौजूदगी का एहसास होते ही वो पलटकर हमारी जानिब मुतवज्जो हुआ। खाले ने गन की नाली का रुख उसकी जानिब किया। पिया ने फौरन नाली पर हाथ रखकर गन को नीचे झुका सरगोशी की। गोली चलाने की हिमाकत न करना। वो इस तरह चाकू निकाल चुका था, मगर भेड़िया हम में से किसी पर हमलावर होने के बजाय दांत में कोसता हुआ जस लगाकर एक तरफ भाग गया और लम्हों में ही निगाहों से ओझल हो गया। खाला उस घनी झाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ चंद्रमा में पेशतर भेड़िया दिखाई दिया। यूं ही झुककर झाड़ी के नीचे घुसा। इसके लबों से दबी दबी चीख बरामद हुई। मैंने लंबी जकंद भरी और खाले के पीछे पहुंचा। पूछा क्या गाल है? वो पलटा और बोला लाश पड़ी है शहरे। किसकी? मैंने झुककर उसके कंधों को ऊपर से झाड़ी की जड़ों में देखा। ऊंधी पड़ी हुई लाश का निचला आधा धड़ नजर आया। खाला घुटनों के बल बैठ गया। मेरे अक्ल में पिया की सरगोशी उभरी, लाश को खींचकर बाहर निकालो। खाला तब तक इब्तदाई झटके के ट्रांस से निकल आया था और काफी हद तक संभल चुका था। उसने पेट के बल पड़ी इंसानी लाश को दोनों टांगों से पकड़कर पिंजाने में घसीट लिया। इस असना में पिया और अकील भी हमारे करीब आ गए। खाले ने जो ही लाश को सीधा किया, पिया ने सर्च लाइट की रोशनी से लाश का चेहरा रोशन कर दिया। मैं लाश के पैरों की समझ जमीन पर बैठा था, देखने के लिए कि वो कौन बदकिस्मत था। थोड़ा सा ऊपर उठा। जो ही मैंने लाश का चेहरा देखा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल ने अचानक धड़कना बंद कर दिया हो। खाले की घबराई आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी। ओए शहरे एता आशिदा भिरा सजावर कराने पुत्र वहीद है। मैं वहीद को पहली नज़र में ही पहचान गया था। पिया ने खाले से पूछा ये कौन है? खाला उसे सजावल वहीद की माँ के बारे में बताने लगा। मैं इस दौरान खाले को हाथ से एक तरफ हटाकर उसके चेहरे पर झुक गया। वहीद का सुर्ख सफेद चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए और मिट्टी में अटे थे, जबकि बाल बुरी तरह कीचड़ में लुथरे हुए थे। अगर मैंने उसे कई मरतबा पहले न देखा रखा होता तो शायद पहचानने में तामुल होता। मैंने उसके गाल को छुआ, सर्द और बेजान। फौरन ये ख्याल जहन में उभरा कि वो जिंदा नहीं था, मगर मेरे बदन को एक झटका सा लगा क्योंकि मेरे हाथों की बारीक लुओं ने सांसों की बहुत खफीफ आमदोरफ्त को महसूस कर लिया था। मैंने जल्दी से उसकी कलाई थामी। कमज़ोर सी नब्ज़ चल रही थी। उसके सीने पर हाथ रखा। दिल धड़क रहा था। ये बड़ी खुश आइंद बात थी। मैंने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा ये जिंदा है, इसे गाड़ी में ले चलो। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो एक तरफ लुढ़क गया। ऐसे वक्त में पिया की आवाज़ सुनाई दी, इसे यहीं छोड़ दो, अपने मिशन का फिक्र करो। अगर हम इसे गाड़ी में ले गए तो बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। वो दुरुस्त कह रहा था, मगर मैंने खाले की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। कहा खाले ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी। पिया ने जल्दी लाश की तरह साकित पड़े वहीद का माहिराना अंदाज में मुआयना किया। उसकी बाएं टांग बुरी तरह जख्मी थी। गर्दन और छाती पर कई जख्म लगे थे जिनसे खून रिसकर जम गया था। दाएं कंधे का जोड़ भी उखड़ा हुआ था। पिया ने कदरे तेज आवाज़ में कहा ये मरने वाला है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, वगरना ये कत्ल मुफ्त में हमारे खाते में पड़ जाएगा। ये तो सोचो इस हालत में इसे लेकर कहाँ जाएंगे? खाले ने कहा इसे किसी अस्पताल में डालाते हैं ताकि जाते धर लिए जाएं। हैं? पिया ने तलखी से कहा। पिया ने दुरुस्त कहा था। वहीद की सांस की रफ्तार उसकी तरफ बढ़ती हुई अंदोनाक मौत की लहर दे रही थी। मैंने एक पल को सोचा। वहीद की हमदर्दी में हाथ से निकलने वाला हर लम्हा मुझे दूर जाता परवीन से नजर आ रहा था। ये भी सोचा अगर मैं वहीद को ऐसे ही फेंक कर आगे बढ़ जाता हूँ तो वापसी पर इसे जान में नोच चुके होंगे। अचानक दिल में हमदर्दी का जज्बा पूरी शिद्दत से बेदार हो गया। मैंने सर झटक कर कहा नहीं पिया जी, इसे ले जाकर फर्स्ट एड तो देते हैं और गाड़ी में लिटा देते हैं। वापसी पर अगर ये जिंदा हो तो मुल्तान ले चलेंगे, अगर मर गया तो इसकी किस्मत, बेली में कहीं फेंक कर अपनी राह लेंगे, प्लीज़। पिया ने बेजारी से मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं जल्दी से वहीद के बेजान वजूद को उठाकर कंधे पर डाला और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। खाले ने मेरा साथ दिया था। पिया अकब से बोला हम इधर ही खड़े हैं, जल्दी आ जाना। क्योंकि उसका मूड एकदम ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ने और साथ चलने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं समझा और वहीद को कंधे पर डाले गाड़ी तक आया। डाले की पिछली सीट पर लिटाकर मैंने बरकरफ्तारी से मेडिकल किट खोली।
मुझे एक टीके की तलाश थी जो खुशकिस्मती से मिल गया। पीए ने जब उसका तिब्बी मुआयना किया था तब मुझ पर बावर हुआ था कि वहीद पर जख्मों की वजह से गहरी बेहोशी नहीं तारी थी। वो या तो खूब की शिद्दत से कोमा में चला गया था या उसे कुछ तेज दवा दी गई थी। दवा की मिकदार में ज्यादती भी इसकी हालत हो सकती थी। गर्दन, छाती और टांग पर लगने वाले जख्म गहरे थे मगर आम नोयत के थे। गाड़ी की छत वाली बत्ती रोशन की, इंजेक्शन तैयार की, उसके बाजू की वेन तलाश करके दवा इंजेक्ट कर दी। जोरदार दवा ने चंद लम्हों में काम दिखाया और वहीद की मान पड़ती नब्ज और खून में जान पड़ गई। मैंने फौरी तौर पर पट्टी का रोल खोला। इस दौरान खाले ने मेरी हदायत पर अमल करते हुए कार्टन रोल से रुई के टुकड़े निकालकर सिपरे और टिंचर में भिगो लिए। फिर मैंने माहिराना अंदाज में उसके जख्मों की सफाई की और बैंडेज करने के बाद नब्ज और धड़कन चेक की। पता चला कि वो बेहोशी की हालत में काफी हद तक संभल गया था। मैंने इसके जिस्म को तवाने देते हुए इन्फेक्शन पर काबू पाने के 2 टीके लगाए और खाले से कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये हमारी वापसी तक जिंदा रहेगा। वो बोला, अगर ये होश में आ गया तो गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करेगा और जंगली जानवरों के काम आ जाएगा, तो फिर क्या करें? मैंने परेशानी का आलम में कहा, अगर इस डब्बे में कोई बेहोशी की है तो टीका लगा दो। मैंने नफ़ी में सरीला कहा, है तो सही, पर इस हालत में लगाया नहीं जा सकता, पूरी मौत वाक़ई हो सकती है। उसने कंधे उचकाए, बत्ती गुल की, 2 इंच के करीब अकबी दरवाजे का शीशा उतारा और बोला, अल्लाह सही इदे करम करेसी जोल नहीं तब पिया लड़न बात आवेसी। आगे पीछे दौड़ने के अंदाज में चलते हुए हम पिया और अकील के पास पहुंचे। वही पैरों के बल बैठे हुए थे। पिया बोला, यार तुम लोगों ने बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया, क्या बना उसका? खाले ने बताया, उम्मीद है कि जिंदा बच जाएगा। मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह उसे जिंदगी दे वरना उसकी माँ और बहन जीते जी मर जाएंगी। पिया ने दुरुस्त कहा था। हमने वहीद के चक्कर में 19 घंटे के करीब वक्त वहीद की तिब्बी इमदाद पर सर्फ कर दिया था। मैं अपनी तवज्जो का इर्तकाज अपने मिशन पर सब्त रखना चाहता था मगर बार बार वहीद का पीला चेहरा आंखों के सामने लहरा जाता। उसे किसने यहाँ ला फेंका था? इस मासूम बच्चे से किसी को क्या दुश्मनी थी? वो किन हालात से गुजर कर इस बेड़े में पहुंचा था, वो भी इस हालत में कि ना जी रहा था और ना ही मर रहा था। उसे खूंखार भेड़िए ने देख लिया, उसे खींचकर अपनी कहीं करीब आके कचार की तरफ घसीट रहा था या उसके ख़ानदान के कई दरिंदे मौजूद थे। अगर हम इस तरफ न आते तो यकीनी तौर पर उसे भेड़ियों का गोल खा चुका होता। मैं सर झटक कर इन सवालों से पहलू तही बरतने की कोशिश कर रहा था मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा था। यहाँ रास्ता नहीं था, बस झाड़ियाँ, कीचड़ और कदादम कविंदर थी जिसको चीर कर खाला आगे बढ़ता जा रहा था और हम तीनों उसकी तकलीद में चले जा रहे थे। बड़ी सड़क से उतरने के बाद अब तक हमने जितना भी सफ़र तय किया था सब वीरानी और बियाबानी का था। सिवाय छोटे बड़े सूअरों, गीदड़ और सेब के कोई ज़ीनब दिखाई नहीं दिया था। अगर सरदार हैदर खान ने अपने खुफिया अड्डे के लिए इस इलाके का इंतखाब किया था तो बेवजह नहीं था। कोई 10 मिनट के बाद खाला रुक गया। इसने पलट कर सरगोशी की। हम अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं। इस झुंगी से निकलेंगे तो सामने हवेली का पिछवाड़ा नजर आएगा। पिया की हदायत पर हम सभी ने हथियार संभाले, अपनी सांसें मोतदिल की और झुंगी से निकल कर आए। खाले की बात दुरुस्त थी। तकरीबन 100 कदमों के फासले पर कीकर और शहतूत के दरख्तों में घिरी हवेली के आसार दिखाई दिए। गॉगल्स की मदद से काफ़ी दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। पिया बोला, या तो कोई आदमी नज़र नहीं आता। खाले ने कहा, जब बाहर की दुनिया सोती है तब हवेली का अंदर जागता है। यहाँ बिजली नहीं इसलिए रोशनी दिखाई नहीं देती। पिया ने सरगोशी की, अटैक का मौजूद तरीन वक्त है, हमें कोई लम्हा ज़ाया के बाद अपने काम करके यहाँ से निकलना है। मैं और रकीब गेट की तरफ से हवेली में दाखिल होते हैं। तुम दोनों पिछवाड़े की दीवार से ऊपर चढ़ोगे और छत पर पहुंचकर अटैक करोगे। ये याद रखना, हमने सिर्फ हवेली में मौजूद लोगों को उलझाना है। तुमने टारगेट पर पहुंचकर लड़की को बाहर निकालना है, समझ गए ना? इसके साथ ही उसने हमें मज़ीद हदायत दी। तब आया कि हम दोनों अपने तौर पर परवीन को तलाश करेंगे। वो अपने आगे बढ़ेंगे और हवेली के मुहाफिजों पर फायर करके इन्हें उलझा देंगे जिससे इनका ध्यान हवेली की तरफ से हट जाएगा। इकट्ठे न होने पाने की सूरत में हवेली से निकलने के बाद हर कोई अपने अपने तौर पर डाले तक पहुंचेगा। मैं चाहता था कि हम सभी इकट्ठे जाएं मगर पिया ने मेरी राय को सख्ती से रद्द कर दिया। बोला, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हें किस तरह खबर होगी हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? वो बोला, खाले के पास बेल्ट में स्टील की एक विसल लटक रही है, उसे पूरी कुव्वत से बजाकर और डाले की तरफ निकल जाना। खाले, मुझे ज़रा गेट की सूरत हाल के बारे में बताओ। खाले ने बताया, इस हाथ में सीधे चले जाओ। 500 फीट की दूरी पर 5-7 फीट की दूरी पर हवेली की नुक्कड़ वाक़ है जिसके साथ ही बड़ा सा लकड़ी का गेट नस्ब है। गेट के सामने कच्चा रास्ता है, चंद कदम के फासले पर खाकर बलोच नगर वाली सड़क की तरफ जाता है। इस वक्त हवेली का दरवाज़ा अंदर से बंद होगा। ये ध्यान रखना, तुम्हारी मुठभेड़ बुल टेरियर कुत्तों से हो सकती है। वैसे ख़तरा हमारे लिए भी मौजूद है, फिक्र न करो, कुत्तों का इलाज मेरे पास मौजूद है। अब जाओ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। मैंने खाले की तरफ देखा। उसने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया।
और हम दोनों हवेली के पिछवाड़े की तरफ बढ़ गए। खालिद ने कुत्तों की मौजूदगी की खतरनाक खबर दी थी। चूँकि हम दोनों देहाती थे इसलिए कुत्तों से बखूबी निपटना जानते थे, मगर पियो और कील की तरफ से परेशानी लाहिक थी। बुल टेरियर, जिसे मुकामी ज़ुबान में बिगाड़ कर गुल टेरियर कहा जाता है, बड़े खूंखार और ज़िद्दी कुत्ते समझे जाते हैं और लड़ाई भिड़ाई में ताक़ और शिकस्त तस्लीम न करना इनके इम्तियाजी औसाफ हैं। हम दोनों चौकस अंदाज में बराबर चलते हुए दरख्तों के बीच से गुजर कर हवेली की बुलंद दीवार तक पहुंचे। ऐसे ही वक्त में एक बड़े दरख्त के अकब से सफ़ेद रंग के बड़े कद वाले कुत्ते ने जस्त लगाई। इसका निशाना खाला था। चूँकि हम दोनों बहुत मोहतात, इसलिए खाले ने जिस्म कुत्ते के अज़ाइम को भांपने खुद को बचाने में कोई ताख़ीर नहीं की। वो उछलकर एक तरफ हुआ। जो ही कुत्ता अपने झोंक में आगे जाकर पलटा, खाले ने गन नीचे फेंक कर इस पर छलांग लगाई और आने वाहिद में दबोच दिया। कुत्ता संभलने से कबल ही उसके मखसूस दाव में आ गया था। मैंने उसकी जानिब से तवज्जो हटाई और चानोजारी बगौर देखा। कोई और कुत्ता दिखाई नहीं दिया। खाला कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ था और इसने हाथ में हाथ फंसाकर कुत्ते का नरखड़ा दबा रखा था। 1.5-2 मिनट में ही कुत्ते के हलक से खारिज होने वाली मुहूम सी खरखराहट दम तोड़ गई और कुत्ता बेजान अंदाज में ज़मीन पर गिर गया। वो या तो बेहोश हो चुका था या मर चुका था। खाला अपने इस दाव से नूरपुर में अनगिनत कुत्तों की जान ले चुका था। अपना काम निपटाकर वो हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। अपनी गन उठाकर कंधे पर डालते हुए दीवार की तरफ बढ़ा। मैंने तकलीद की। पुख्ता ईंटों की दीवार पर प्लस्तर नहीं किया गया था। बारिशों ने ईंटों के बीच की चिकनी मिट्टी निकाल ली थी, जिसकी वजह से दीवार में बड़ी बड़ी दर्जें बन चुकी थी। खाली ने सरगोशी की, शहरे, इस दीवार पर चढ़ना तो बहुत आसान काम है। इसने दुरुस्त कहा था। मैंने जल्दी से गन कंधे पर लटकाई और उंगलियां दीवार की ईंटों में फंसा दी। मेरे मुतवाजी खाला भी छिपकली की तरह दीवार से चिपक कर बुलंद होता जा रहा था। मैंने मुंडेर से सर निकालकर एहतियात से छत पर देखा। कोई जी नफ्स मौजूद नहीं था। मैदान साफ पाकर मैं छत पर चढ़ गया और खाले को ऊपर आने का इशारा किया। कुछ देर तक हम मुहताज नजरों से अतराफ का जायजा लेते रहे। इसी दौरान हमने अपनी गन्नों को फायरिंग पोजीशन दे दी। पिस्तौल निकालकर हाथों में थाम ले और खुद को किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। फिर छत पर धमक पैदा किए बगैर दबे पांव चलते हुए सेन की जाने वाली मुंडेर तक आए। मैंने खाले को पिछुकने का इशारा किया और आहिस्तगी से झांक कर सेन में देखा। गैर मुतवक्को तौर पर सेन खाली था। मेरा इशारा पाकर खाला भी आगे बढ़ा और सरगोशी में बोला, कुछ नजर आया? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरे सामने तबीलोरी सेन वाक़ था, जिसमें कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली की अगली दानी नुक्कड़ पर बड़ा सा चौबी गेट नजर आ रहा था। इस वक्त चौपट खुला हुआ था। इसे खाले के बकौल इस वक्त बंद होना चाहिए था। बाएं हाथ पर अगली दीवार तक कतार में कमरे थे। किसी कमरे में बत्ती रोशन नहीं थी। सभी सोए हुए थे। यह हवेली में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। खाले ने सरगोशी की, शहर जो भी है इसी छत के नीचे है जिस पर हम खड़े हैं। चलो नीचे उतरते हैं। उसने बाएं हाथ चलने का इशारा किया था। मैं उस तरफ बढ़ा। छत के इख्तितामी हिस्से में सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई दी। गॉगल्स की मदद से मैं ये देखने में कामयाब रहा कि सीढ़ियों की हालत खासी नगुफ्ता बे थी। तभी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था। खाला मेरे अक़ब में चला रहा था। सीढ़ियाँ कुशादा बरामदे में ख़त्म हुई। इस 10 फीट चौड़े बरामदे में 3 पुरानी तर्ज के 24 दरवाजे दिखाई दिए, मगर उनमें भी कोई बत्ती नहीं जल रही थी। खाले ने तशवीशनाक लहजे में सरगोशी की, शहरे, कोई गड़बड़ है यार। इसकी आवाज़ में छुपी हुई खुनकी मुझे वजूद में उतरती महसूस हुई। मैंने कान लगाए, कुछ सुनने की कोशिश की, मगर मासिवा दरख्तों की मखसूस सरसराहट के फिज़ा बिल्कुल साफ थी। पहले दरवाजे के पास पहुंचकर खाले ने मुझे हाथ के इशारे से रोका और खुद दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। खाले ने अंदर झांका। मतलब अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों कमरे में दाखिल हो गया। चंद लम्हों के बाद कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। मैं खुद पर इख्तियार न रखते हुए कमरे में झांकने पर मजबूर हो गया। खाला एक हाथ में नन्ही सी टॉर्च लिए कमरे के सेन में खड़ा था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि कमरा बिल्कुल खाली था। कोई वक्त ज़ाय के बगैर हम दोनों दूसरे कमरे का रुख किया। उस कमरे में भी सिवाय चारपाइयों, ट्रंकों और रवायती बंदूकों के कुछ न मिला। खाली ने सरगोशी की, शहर काम ख़राब है। लगता है कि हैदर खान के कारिंदों को हमारी आमद की खबर मिल गई। वो या तो यहाँ से किसी और ठिकाने पर मुंतकिल हो गए हैं या फिर छुप कर हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। चलो जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द तलाशी लेकर यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों तेज तेज कदमों से चलते हुए तीसरे कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा भी भाई भाई कर रहा था। मेरे रगों पे में आग भड़क गई। मैंने दांत पीस कर कहा, खाले, मैं हैदर खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ धरा। वो टॉर्च की रोशनी इर्द गिर्द मारने लगा। कमरे में मौजूद सामान को देखने पर बासानी एहसास उजागर होता था कि कमरे में रहने वाले फौरी तौर पर कमरे से निकल गए थे। इन्हें इतनी मोहलत भी नहीं मिल सकी थी कि अपना सामान समेट लेते। कोने वाले कमरे में आगे स्टोर बना हुआ था। मैंने जो ही स्टोर की कुंडी खोली और टॉर्च की रोशनी में सीलिंग स्टोर के अंदर झांका,
मेरे बदन को एक झटका सा लगा। टॉर्च की नाकाफी रोशनी दिखाई देने वाले मलजगे मंजर ने 440 वोल्ट का करंट मेरे बदन में उतार दिया था। कमरे की दाहिनी दीवार की जड़ में 4 लाशें आड़ी तिरछी फर्श पर पड़ी थी। इनके ज़मीबोस होने का अंदाज चुगली खाता था कि उनमें से कोई भी सांस भर नहीं था। मैंने पलटकर खाले को देखा, जो मेरी पुश्त के चौकस अंदाज में खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था। मैंने उसे खड़ा रहने दिया और खुद मुहतात अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। चारों चेहरों पर बारी बारी टॉर्च की रोशनी फेंकी। वो सभी मेरे लिए अजनबी थे। मैंने पैरों के बल बैठकर पहले शख्स, जिसके बदन पर बड़ा सा जांगिया और सफेद रंग की आम से बुनियान थी, की कलाई थामी। नब्ज थामने की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि उसके बदन में मौत की खुनकी उतर चुकी थी। सर्द कलाई ने सुझा दिया कि वो हमेशा के लिए सर्द हो चुका है। मैंने उसके सीने पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कोई जख्म दिखाई नहीं दिया। चेहरे को गौर से देखा तो पता चल गया कि उसकी मौत सांस घुटने से वाक़ई हुई थी, क्योंकि उसके मोटे मोटे होंठ नीलगू हो चुके थे। बंद आंखों के पपोटों पर नीलाहट फैली हुई थी। फिर उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा दिखाई दिया तो मैं एक तवील सांस फेफड़ों में उतारकर उठा और दूसरी लाश के पास जा बैठा। वो जिंदगी में दुबले पतले जिस्म का मालिक रहा था। इस वक्त वैल की सफ़ेद कमीज और शलवार में मलबूस था। उसकी गर्दन में नैलून की बारीक मगर बहुत मजबूत रस्सी फंसी हुई थी। चेहरा नीलाहट पकड़ चुका था। आंखें वहशतनाक अंदाज में खुली हुई थी। तीसरा शख्स काफ़ी फरबही माइल था। उसने तहबंद सफ़ेद रंग का मैला सा सलूका पहन रखा था। उसका कसरती बदन भी मौत का पहरन ओढ़ चुका था। उसे कत्ल करने का तरीका भी वही था, यानी गले में रस्सी बांधकर फांसी दी गई थी। चौथा शख्स खासा लंबा तिरंगा था। उसका चेहरा घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों में छुपा हुआ था। सर के बाल भी खासे बड़े बड़े थे। इस वक्त वो कमरे की नुक्कड़ में गर्दन के बल यूं ढेर हुआ पड़ा था जैसे उसका मन का टूट चुका हो। गले की रस्सी बड़े काले वाली कमीज की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मुझे यकीन के हद तक अंदाजा था कि इसके गले में भी मौत की रस्सी तन चुकी थी। इसके बावजूद कि मैं यहाँ मरने मारने की नीयत ही से आया था। 4 मुर्दा बदन देखकर मेरे तन बदन में खूब की लहरें सरसराने लगी। मेरे सामने एक कतार में 4 इंसानी लाशें पड़ी थी। मैंने इनकी तरफ से तवज्जो हटाए कमरे का जायजा लिया। काठ कबाड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस होलनाक कमरे से निकलकर खाले के पास पहुंचा। उसे होले से पुकारा। मिर्जानी पलटा, क्या है वहाँ? मैंने कहा, खाले, कमरे में 4 लाशें पड़ी हैं। वो चौंका। मेरे पहलू से निकलकर कमरे में गया। पलटा। उसके तन बदन में गैर मामूली फुर्ती भरी हुई थी। बोला, जल्दी कर शहरे, उनके कमरे की तलाशी लेते हैं। वो मुझे देखे बगैर तेजी से इनको चीरते हुए कतार में बने हुए कमरों की तरफ बढ़ा। अब उसने एहतियात पर से पुश्त डाल दी थी। मैं हिजान अमेज़ अंदाज में इसका साथ दे रहा था। पहले कमरे में दाखिल हुए। कमरे में 3 झिलिंगा सी चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक चारपाई पर कटी हुई रस्सियों के टुकड़े और सुर्ख रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैंने झपट कर दुपट्टा उठा लिया और दांत पीस कर बोला, खाली ये तो परवीन का दुपट्टा है। खाली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके साथ वाली चारपाई के नीचे टॉर्च की रोशनी फेंक कर देख रहा था। मुझ पर अजीब सी दीवानगी तारी हो गई। मैंने दुपट्टा को अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और चारपाई के गिर्द बार कोतवाली से चक्कर लगाया। फर्श पर जगह जगह टूटी हुई चूड़ियाँ दिखाई दे रही थी और बिलाशुबा ये परवीन की कलाइयों से टूटकर गिरी थी। खाले ने मेरी कैफियत भांपते हुए सख्त लहजे में कहा, बाउला हो गया है क्या? अकल के नाखून ले, हमारी थोड़ी सी हिमाकत हमारी जान ले लेगी। मैं दांत पीस कर रह गया। खाले ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। वो शायद ऐसा न करता तो अपने हवास में न रहता और वाकईतन कोई हिमाकत कर बैठता।